ममता बनर्जी का एक बयान है, मैं उसको पढ़ देता हूं, रख देता हूं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा देता हूं। जब चुनाव आते हैं तो पुलवामा कराते हैं। मालूम है आपको पुलवामा क्या है? ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं ये मुझे नहीं समझ में आया, और इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्यों हैं ये भी आप ही बताएंगे, और इसके पीछे क्या तार्किकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई अर्थतंत्र कोई है, अर्थतंत्र से मतलब है, अर्थ से मतलब पैसा नहीं है यहाँ, अर्थ का मतलब यहाँ पे ये है आपके आपके पास कोई प्रूफ है तो ऑफ कोर्स जाना चाहिए कोर्ट, आपको ऑफ कोर्स कोर्ट जाना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो पुलवामा कराते हैं, फिर चुनाव आएगा तो पुलवामा नहीं न कराएंगे। ये है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का ये बयान। आगे बढ़ता हूं और आज का जो डिबेट है उसको आगे जोड़ता हूं। भारत पर हमला करने वाले कहीं भी हो, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री, भारत पर हमला करने वाले कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर में ही हो, उन्हें वहीं मार गिराएंगे। ये जयशंकर जी का बयान है, विदेश मंत्री का। हमारा विवाद किसी देश से नहीं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हम बार बार आतंकवाद के खिलाफ जवाबी एक्शन लेंगे। और एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं बातचीत के सिलसिले को, कि कांग्रेस से ही आज बातचीत शुरू करूंगा। मैं पहली बार आए हैं, बात सुनने का मौका रखिएगा, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद जब आप रिएक्ट करना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे तो आप दीजिएगा, क्योंकि वो पहली बार डिबेट में आ रहे हैं, इसलिए उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। जी आइए भाजी, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि ममता बनर्जी के बयान से मैंने शुरू किया, फिर एस जयशंकर का बयान पढ़ा मैंने, ना वहां से डिबेट शुरू करेंगे, और 11 साल तक मैं आऊंगा मैं बाद में। जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ममता बनर्जी ने अगर कोई बात कही है तो उसके पीछे एक रीज़न है, कारण है। सत्यपाल मलिक जी भी लगातार कहते आए हैं कि पुलवामा का जो हमला था वो सुनिश्चित एक साजिश भी हो सकती है, एक घटना भी हो सकती है। पर आज सरकार से सवाल है, अगर ये साजिश है, ये घटना, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था। आपने कोई जांच नहीं करवाई। आज हमारे देश के अंदर आप, मैं कहता हूँ, ये यहाँ पे लोग खड़े तारों के पार, क्या यहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी है ये टाप के यहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपके शो के अंदर ये एंटर नहीं कर सकते। पर वहां से आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, चाहे वो पहलगाम हो या पुलवामा हो, वो कैसे संभव है? लोगों के मन में ये पीड़ा है, आज हमारे मन में भी ये दर्द है कि हमें इस चीज का जवाब चाहिए कि अगर हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो क्यों होती हैं, और अगर वो हो गई हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं होती है? पाजी ने सवाल उठाया, सवाल पूछा, हालांकि यह सवाल बहुत बासी हो चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने यह सवाल पूछा है। इन्होंने एक वाक्य बोला, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आ जाऊंगा बाबू, आ जाऊंगा, आ जाओ। एक वाक्य बोला कि सीमा पार से आतंकवादी आते हैं। बाजी इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ना, तो इस बात में भी कोई गुंजाइश, फिर सवाल ना पूछिएगा कि कहां से आए थे। वहीं घर में जहां से आते हैं वहीं घर पे घुस के मारते हैं, और मारा और 100 को मारा। तो बाजी वो तो सवाल अब आपने मान लिया कि वहां से आते हैं तो हमने मारा। जी ना, पुलवामा पे ये जवाब चाहती ममता बनर्जी के पर इन्होंने रिएक्शन दिया था। बाजी खड़े रहिएगा, मैं आता हूं। खैर, 26/11 में 166 लोग भारत में मारे गए। 31 बम विस्फोट लगातार घर घर में घुस के, कहीं काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में होता था, कहीं दिल्ली में, कहीं जयपुर में, कहीं बीकानेर में। लेकिन तब तो ये लोग चुप थे, सरमल कोन में जाके सरेंडर कर देते थे कि भैया हम कुछ करेंगे नहीं, अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग नाराज हो जाते हैं। तो खैर, इनसे चर्चा ही क्या किया जाए, जो सरेंडर करने की आदत है कांग्रेस की। देखिए, ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा जवाब उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो 7 जो डेलीगेशन गया था 59 सांसदों का, उनमें उनके भतीजे भी थे। वो तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी चिल्ला चिल्ला के देशों में कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने जबरदस्त प्रहार किया और आतंकवाद की कमर तोड़ी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के अंदर जो निर्ममता छलकती है ना, वो बड़ा बेदर्द, मतलब गजब का है कि आपको सिंदूर से इतनी नफरत हो गई, ऑपरेशन सिंदूर से इतनी नफरत हो गई। और कांग्रेस के साथ में दर्द ये झलकता है कि कांग्रेस तो रहकर लगता है राहुल गांधी जी
पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाबी कव्वाली कर रहे हैं। वहां पे मुल्ला मुनीर कहेगा कि 28 जगह पे आतंकवाद, 28 जगह पे हमला किया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया भारत ने हमको। यहां पे कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे कपड़े फटे हैं, रुको हम सिल देते हैं, तुरपाई हम कर देते हैं। यहां बोलेंगे अच्छा सबूत ला के दो। इन लोगों की आदत, सर्जिकल स्ट्राइक होती सबूत मांग लेते हैं, एयर स्ट्राइक होती सबूत मांग लेते हैं, क्योंकि खुद में तो कोई दम नहीं है, खुद में कोई बूता नहीं है, और जब कोई करता सबूत मांग लेते हैं। बाजी के पास एक बार और आऊंगा मैं। बाजी वांट टू रिस्पॉन्ड। जी ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस सरेंडर करती है। ये तो पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा कि सरेंडर किसने किया। मोदी जी ने सरेंडर किया अमेरिका के आगे। उन्होंने फोन करा ट्रम्प साहब ने कि लो सीज फायर कर दो, मोदी जी ने कहा लो जी सीज फायर कर दो। और सीज फायर के बाद चलो मान लिया सीज फायर आपने कर दी, पर उसके बाद लगातार हमारे देश के सिपाही मर रहे हैं। क्या मोदी जी को वो नजर नहीं आता? ये सीज फायर का सरेंडर करना ये अपने आप में मोदी जी की काबिलियत को दिखाता है कि वो कितने काबिल हैं। हमें बोला 56 इंच 56 इंच, क्या ये होता है 56 इंच? क्या ये है हमारे देश की लाल आंखें? क्या ये है हमारे देश के नियम? बाजी मैं ज्यादा नहीं जानता हूं कि अगर एक बात जानता हूं, बाकी जनता को रिएक्ट करना है। उधर से कोई बोला था, एक बार कहा जा सकती है बात, सुन ली गई तो अच्छी बात है, 2 बार कही जा सकती है, लेकिन बार बार भी अगर कोई कहे कि सरेंडर और कोई पूरी। हाँ जी यूएस जो है टेक्नोलॉजी के बारे में मोस्ट एडवांस कंट्री है, और ये इस बात पर लगभग सभी लोग सहमत होंगे। जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कोई बातचीत होती है तो मेरे ख्याल से वो लीक तो नहीं हो सकती। जो है एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय मतलब जो पैनलिस्ट जो है, प्रवक्ता जो इस तरह की बात कर रहा है, मैं इनसे सवाल करता हूं स्रोत क्या है, इस जानकारी का स्रोत क्या है कि उन दोनों के बीच बातचीत हुई और सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया? जरा दीजिए आप। जो नहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने कहा बातचीत बन गई, वो ट्रम्प कह रहे हैं, वो तो ट्रम्प कह वो अरे बाजी वो ट्रम्प कह रहे हैं, ये इसलिए वो कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रम्प की बात का जो इतने दीवाने हो गए। अरे उनकी अपने देश की सरकार में उनके अपने सहयोगी नंबर 2 एलन मस्क, सब लोग परिचित है ना, मतलब नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर रहे थे। उन्होंने क्यों छोड़ा? जिसका अपना सहयोगी उनकी बात पे आज भरोसा करने को तैयार नहीं है। महायुवक लाने के लिए क्या नाम लोग वहां पे हैं, कांग्रेस को बड़ा जो राइट जी बाजी। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ जी बोलिए सर। एक फ्रेज है ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। सरेंडर नहीं हुआ था, सीज फायर हुआ था, ठीक है। सेकेंडली सरेंडर नहीं हुआ था, सीज फायर कहते हैं, और आप कंफ्यूज करते वो वर्ड यूज किया बाजी जी। सीज फायर भी अपनी टर्म्स पे हुआ था, ठीक है ना। कौन उधर से आया? एक कहावत है ना, हाँ। कि मारेंगे कम और गिनेंगे ज्यादा। हाँ। यहाँ तो मारा जो है ज्यादा है और गिना कम है। 28 मारे और बताए 20 अशरफ। और ये भी जो है पाकिस्तान मीडिया ने बताया है, पाकिस्तान के जनरल ने बताया है। पता नहीं होता है ना, एक सर ऐसा है ना, देखिए अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है। मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनका IQ उससे भी कम है। राइट नहीं बाजी पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे जी। सर मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है। कहाँ से आना हुआ? मैं तो यूपी से हूँ सर, यूपी में कहाँ से? देवरिया। तो नाराज का हो ना भैया, देवरिया बहुत बढ़िया जगह, देवरिया बहुत अच्छी जगह, नाराज ना हो, बताओ। देवरिया से सर। हाँ बोलो सर कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, जब 26/11 हुआ तब इन्होंने जांच कराई क्या? उसका सबूत क्या था? उसका कौन किया था? काहे नहीं वो क्लियर कर रहे हैं? उसका क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया इन्होंने? सेना को आदेश क्यों नहीं दिया? बहुत सवाल करते हो यार तुम, हैं? देवरिया के नहीं है सर, हैं? यूपी के नहीं है। नाराज नहीं होते जी। समाजवादी पार्टी, नाउ योर टर्न जी। देखिए इस जिस विषय पे बातचीत हो रही है, सेना ने अपना मतलब स्पष्ट कर दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उस पर जितना भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, चुनाव में भले ये कह दे कि विपक्ष की पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी और अब रग रग में सिंदूर की बातें करने लगती हो। रगों में तो सबके खून बहता है और खून देश के लिए बहता है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के में नहीं बहता हो, वो देश में गद्दारी करने की बात पैरवी करते हो, गद्दारी वालों को पैरवी देने के लिए इनाम देते हो, तो उसके लिए कोई इनाम हम नहीं दे सकते। बीजेपी वाले जी मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की रक्षा की दलाली करता है और सजा पाता है सुप्रीम कोर्ट से। इससे बड़ा प्रमाण कुछ भी नहीं हो सकता। तो दलालों के लिए क्या कहना? जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यालय में बैठ के देश को बेच दे, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात, राइट, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता, फिर आगे आपके पास आऊंगा 100%। देखिए कुतर्क करने की आदत समाजवादी पार्टी के है, जिन्होंने आतंकवादियों को उनको धर्म के आधार पर मुकदमा वापस ले लिया। आप इस बात का जवाब मांग रहे तो फिर सवाल क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।
ये तो फिर आगे बात ये करेंगे ना। आतंकवादियों से मुकदमा इन्होंने वापस ले लिया, कहा कि धर्म के आधार पे। तो जाहिर सी बात इन व्यक्तियों के साथ में आप कैसे इस पार्टी के साथ में कोई देश के प्रति या सेना के प्रति सहानुभूति रखेंगे। दूसरी चीज, बार बार आरोप लगता है कि चुनाव आता पुलवामा होता, ये होता है। अरे हम तो साहब नोटबंदी करके मोदी जी चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, नोटबंदी करके चुनाव जीते। आप गिनिए कितने पुलवामा। बात एक आपके अंदर साहस नहीं था जब 26/11 होता था। अगर आपके अंदर क्या साहस नहीं था, अगर आप जाके निक्सन का आगे सरेंडर करते थे, कैनेडी का आगे सरेंडर करते थे, लेकिन मोदी के अंदर साहस था। उन्होंने घुस के मारा और बताया भी कि हमने मारा भी इतने, गिनो बैठ के वहीं पे। क्या जवाब दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, जिसको सजा हुई रक्षा सौदे की दलाली में? बात करी? नहीं कर पाएंगे, ना स्वीकार कर पाएंगे, ना अस्वीकार कर पाएंगे। कह रहे हैं कुतर्क। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है, वो कुतर्क है। कौन से सुप्रीम में कोर्ट ने पाया सतर्क होगा? दी है। अगर यही करना है तो आप बताओ कहां। आप देखिए, आप दिखाओ, आप जजमेंट देखिए। दिखाओ। अब हम आप दिखाएं, जजमेंट दिखाओ। हम दिखाएं आप जजमेंट। फर्जी आप अब इन्हें आरोप लगाओ, जजमेंट ही जजमेंट चाहिए दिखाओ था। ना। मैं ये जजमेंट कह रहा हूं, दिखाओ ना, आप आरोप आपके लगा रहे हो, चैनल जजमेंट पे दिखाओ ना भाई। प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो जजमेंट दिखाओ। ये कोर्ट जा सकते हैं, जैसा आप मुझे सुझाव एक बार दे चुके थे। प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, प्रत्याशी इन्होंने ही बनाया, सांसद इन्होंने ही भेजा, और देश की रक्षा समिति में सदस्य तक बनाने की कोशिश करी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ मालवीय जी। नहीं मालवीय जी, एक बात पूछता हूँ। मालवीय जी, आप पिछले हफ्ते, भारती जी पिछले हफ्ते आए थे ना आप? हाँ जी, पिछले हफ्ते आए थे। आपका सुई मैंने तब भी अटक गई थी। मैंने आपसे एक बात तब भी कही थी, आज भी एक बात और कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रज्ञा जी की पर डिबेट नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इस डिबेट में कि मैं उनको डिस्कस करूं। और तीसरी बात, बीजेपी में अगर इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर आपसे सवाल उल्टे पूछूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मेरे सवाल को। मैं आपसे अगर पूछूं कि जब देश में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आप जातियों की जनगणना कर रहे थे कि पीडीए है, ये पीडीए है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए। दूंगा ना मैं जवाब। हाँ, बताइए। मैं दूंगा ना। क्या बताइए? जब हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन बना रहे थे कैबिनेट मंत्री विजय शाह, तब हमने कहा अगर उन्हें जात भी पता होती तो ये जातिगत अपमान करने का काम करते, जैसे धर्म के आधार पर इन्होंने अपमान किया। एक मिनट भारती, अगर भारती, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर सोफिया कुरैशी पर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो आप उनको कोर्ट तक ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइए। मैं बीजेपी आ रहा हूं, आप उनको सजा दिलाइए, लेकिन आपको मेरी बात सुन भारती, मेरी बात सुनो पहले। मैं आऊंगा, आप उनको सजा से जितनी भी कठिन से कठिन और जितनी भी भीषण सजा हो सकती है आप उनको दिलाएं, लेकिन भारतीय सेना पे अपमान मत करें। जातीय जनगणना की बात कहते हैं, उसमें पीडीए ढूंढ रहे थे। आप ये बताइए। नहीं, मैं दे रहा हूं जवाब। आप तो मेरा रहेगा। तो जवाब आप करेगा? नहीं, मैं बिल्कुल। देखिए भारती जी, एक बात सुनिए मेरी बात। ये डिबेट है, इसमें जवाब भी होगा, जवाब और सवाल भी होगा, बराबर। जनता का इंटरेक्शन। इस तरह के शो में आप कहीं नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं समझ लीजिए। आप बताइए, आपने क्यों कहा पीडीए वाला? देखिए, मैं भैया जी से बात कर रहा हूं। हाँ। और भैया जी से उम्मीद कर रहा हूं, अगर आप जनता का कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता से सवाल होंगे तो जनता को हमें जवाब भी देने दीजिए। हाँ, तो बताइए। सवाल उठता है, प्रज्ञा ठाकुर बिल्कुल इस लायक नहीं कि आपकी डिबेट नहीं, इस देश में बात करने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और अभी भी सरकारी बंगले में रखी है। अभी भी सरकारी बंगले में रखी है। एक मिनट भारती जी, मैं जज की एक मिनट भारती जी, मैं आपको 10 बार मना कर चुका हूं। प्रज्ञा मैं दे दूंगा। Of course I will give you. Of course I will give you. Of course I will give you, sir. एक मिनट रुकिए। एक बात मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। अब रुकिए, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भोपाल से ऊपर उठिए। अगर राष्ट्रीय नहीं है आप घूम के वही जाते हैं। मैं आपसे कहूं, प्रज्ञा ठाकुर कैसे, मतलब यहाँ क्या है? क्या मतलब है प्रज्ञा ठाकुर से? एक मिनट। ये प्रज्ञा जी को बार बार बोलते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, चार्जशीट दायर नहीं किया सरकार ने और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चार्जशीट दायर नहीं किया प्रज्ञा ठाकुर, और ये आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवादियों की जमानत करवाने वाली
को आतंकवाद के नाम पर फंसाया गया है, और वो आकर ऐसा कुछ होता तो आज तो जेल के अंदर होती। मैं आपको एक बार फिर से वार्न कर रहा हूं और वार्न कर रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर पर डिबेट नहीं है। डिबेट को अगर आगे बढ़ाना है नेशनल पर्सपेक्टिव पे तो नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करिए। अगर आपको डिबेट का स्तर मेरा छोटा लग रहा है तो फिर आप जानते हैं आप तय कर सकते हैं कुछ। मैं आपको एक बार चांस देता हूं, फिर से मैं आ रहा हूं। विषय आतंकवाद था, हम आतंकवाद पे आतंकवाद पे विषय नहीं था। नहीं, आतंकवादियों की बात हो रही नहीं, आतंकवादियों पे बात हो रही तो सुनिए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का आपने परिचय कराया, हमारे साथी का अर्थशास्त्री का आपने परिचय कराया। इतना अर्थशास्त्र, इतना आक्रोश, और सारी दूसरी बातों पे विषय चलेगा, उस पर बात करें। आक्रोश क्या मतलब? नहीं, आक्रोश मेरे बोलने पे इतना आक्रोश आ रहा है उनको कि बात ही नहीं करने देंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पिछले हफ्ते एक बार आए और आपकी जो सुई थी वो प्रज्ञा ठाकुर पे फंस गई, फिर आप चले गए भोपाल, फिर भोपाल से लौटे और फिर प्रज्ञा ठाकुर आ गई आपके। तो भैया भारती जी हैं, ठाकुर के प्रति प्रेम बोल रहा है समाजवादी पार्टी का। तो भैया ये समझ लो कि अगर आपका प्रेम बोल रहा है, आदर बोल रहा है, तो भोपाल से थोड़ा ताल से बाहर आ जाओ। ये समुद्र है और समुद्र के हिसाब से बात करो जी। नहीं, बार बार आपकी डिबेट नहीं होगी ना, अब नहीं होगी। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग क्षुद्र नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। प्रज्ञा ठाकुर हमारे लिए। अच्छा तुम सुनो, दूसरी बात तुम सुनो। नहीं, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म देवता। एक बात और सुनो, होशो हवास में आया करो ब्रह्म देवता, यहाँ पे होश में आया करो, समझे? बेहोश नहीं। बार बार इन लोगों को लगता है कि हम फुटेज मिल जाएगा राष्ट्रीय डिबेट को डिरेल करते हैं, सिवाय डिरेल करने के अलावा। करिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, अरे भाई फैक्ट लेके आप, कोर्ट का जजमेंट लेके आप आइए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में आइए। यही लोग थे कि जो हिंदू आतंक, देखिए मैं बोल नहीं रहा, भाई आप भारती बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ जी। हिंदू आतंकवाद को 26/11 के अंदर इन्हीं लोगों ने वो तो कहिए तुकाराम की कि जिन्होंने 10 गोली खा के सीने में उसको पकड़ लिया। नहीं तो पता चलता कि हिंदू आतंक कलावा खरीद के दे दिए थे ये लोग कि कलावा पहन के जाओ और वहां हिंदू आतंकवाद कोट कर दो। एक चीज मैं कहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में थोड़ा सोच लीजिए, जो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती थी, एक लड़की से 4 लोग कैसे रेप कर जाते थे। बात ये कहते हैं कि कैसे कर सकते हैं गैंग रेप, ये इनकी स्लिप ऑफ टंग होता था, मतलब बुजुर्गी में ये सब बोल जाते थे, थरई करते थे ये। उसके बाद कहते भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान को माननीय कहते थे ये लोग। भारत माता को डायन कहने वाले को ये माननीय कहते थे आजम खान को ये लोग, उनकी चरण वंदना करते थे। अरे कम से कम कहीं तो निकलो, कहीं तो निकलो आप लोग। आप मुझे तराजू के बारे में मत बताइएगा। ना एक बात मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भारती, मेरी बात सुनो। मुझे तराजू के बारे में मत बताना, मुझे तराजू बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब नाउ यू हैव, मैं आपको एक बार और चांस देता हूं, अब आप बोलिए जो भी बोलना हो कि आपको, जब आप बोला करें ना तो। नहीं सर, मैं समाजवादी के अलावा नहीं दूंगा किसी को। और अगर आपको बोलना है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज में कौन था, उसको भी जरूर याद दिलाइएगा मुझे, जरूर वो याद दिला दीजिएगा कि आतंकवादी और क्या, कौन सा फर्क है, क्या नहीं फर्क है, जरूर याद दिलाइएगा। देखिए आपने जो शुरुआत की थी, मैं उसी से बात से दोबारा शुरू करता हूँ। दोबारा नहीं शुरू करेंगे, जहां छोड़ा था मेरे पास इतना टाइम नहीं, पैनल बहुत बड़ा होता मेरा, समाज वो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के। 11 साल पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो करिए, बोलिए। 11 साल की अगर बात होती है, आपने जो शुरुआत करी थी गर्मी को लेके, समाजवादी सरकार की उपलब्धि है 5 करोड़ पौधे लगा के गिनीज बुक में रिकॉर्ड करा दिया। 11 साल की डबल इंजन की किसी भी सरकार का इनका तुलना कर दीजिए, खुद मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 4 बार रह लिए, क्या कर पाए? मेट्रो ट्रेन लेकर के रिकॉर्ड समय, एक्सप्रेस वे बनाया रिकॉर्ड समय बनाया। इनकी सरकारों से तुलना कीजिए ना विकास पे। गोमती रिवर व्यू बनाया रिकॉर्ड समय पे, जो 18 लाख लैपटॉप बांटे, करिए बात। लेकिन जयंत चौधरी जी ने सदन के अंदर बताया कि देश के अंदर 11 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है 8 महीने के अंदर, जिसमें सर्वाधिक संख्या 8 महीने में 8 लाख बच्चे मोदी सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश से छोड़े गए। एक प्रदेश से 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, कैसे प्रदेश की विकास होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं, एक दूसरे पहले और दूसरे के सवाल का जवाब पहले। मैं बिल्कुल, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। नहीं ठीक है, नहीं, नो, मेट्रो का काम किया, एक्सप्रेस वे बनाया जिसपे फाइटर उतर सकते हैं, और ये बात सच है। बेकार बात डिस्टर्ब मत करो, नहीं भगा दूंगा। ये बात सच है, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और वो ये बात जानना चाहता हूं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तीसरी बार भी आ गया, और आप एक बार जब बना के भी दोबारा क्यों नहीं आ पाए? कोई तो रीजन होगा ना, क्यों नहीं आप दोबारा आ पाए सत्ता में? मैं जानना चाहता हूं,
व्हाट्स द रीजन? देश के बड़े चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। देश के तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी है। ये जनता ने विश्वास दिखाया। भाई मैं कह रहा हूं कि सवाल आप जानते हैं, मैंने सवाल पूछा। जो हमसे कमियां रही, जो हमसे गलतियां रही, उस पर जनता ने विश्वास दिखाया। देश के बड़े चुनाव में हमको बड़ी जीत दी है और उन बातों पे विश्वास दिखाया जो हमने किया। जब देखा कि योगी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को मौका दिया, चिकित्सा सुविधा के लिए हमने बड़ा कैंसर अस्पताल लखनऊ में बना के दिखा, उसका संचालन तक योगी सरकार, मोदी सरकार नहीं कर पाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोबारा लौट के क्यों नहीं आ पाए? हम बता तो रहे हैं, क्यों नहीं आ हम पाए? अपनी उपलब्धियां ठीक ढंग से नहीं रख पाए, ये हमारी कमी है। अब जनता ने अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे मालूम है कि आज पाजी आज पहली बार आए और आप ही फंस गए आज। नहीं नहीं, मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, सच है ये। मैं आपसे एक बार सवाल और पूछता हूं। आप अतीक को कंट्रोल नहीं कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर गुंडागर्दी कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए दोबारा नहीं आ पाए। एनसीआरबी सरकारी आंकड़ा है। मेरा निवेदन है अगली बार तुलना करके अपन कार्यक्रम रख दे, मैं पूरा कर दूंगा। ठीक, मैं करूंगा जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था, ये बहन मायावती का नारा था। इनके लिए था। जब साइकिल पंचर उन्होंने किया था तो उनके लिए नारा था, चढ़ गुंडन के छाती पर, ओट लगाओ हाथी पर। तो कौन गुंडे थे, कैसे थे, मायावती ने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो उसको भी आगे मान ले। बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले। इनकी जो छवि थी वो गुंडागर्दी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मेरठ में आप देखिए तस्करी जबरदस्त थी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, पता चलता पंजाब के, मतलब ऐसा जिसके ऊपर इतने संगीन अपराध लगे हो, पंजाब के अंदर आराम फरमा रहा है। अतीक अहमद घूम रहे हैं, फिरौती चली जा रही है, कहा जा रहा है खुद बहन जी, अरे भाई बात तो खुद बहन जी का ये तो जवाब देंगे ना। अब वो आगे, वो बसपा वाले आगे, बसपा वाले बारे में ये बोल देंगे, बहन जी के बारे में बोलेंगे कि गेस्ट हाउस कांड, भाई मैं उस पर क्या चर्चा करूं, इनकी तो छवि महान है। जब मुलायम सिंह यादव जी 11 साल पे तुलना हो रही है, 11 साल पे बात हो रही है जी। जनाब आली सर, 11 साल में तो देश को सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ मिला नहीं है। देखिए, देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम जो है 2000 इसलिए कि उनको पता है कि एक ही आदमी जो सच बोलता है, बाकी सब यहाँ गप्पबाजी कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे विदेश से, सबको 15-15 लाख देंगे। मिल गया सबको? नहीं मिला। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवा साथी खड़े हैं, इनके पास ले जाइए, माई को बताएंगे कितनी नौकरियां मिली हैं और कैसे जूझ रहे हैं वो। मोदी जी ने कहा था हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे, बुलेट ट्रेन आ गई। अच्छा, एक बात बताओ यार, एक मिनट रुको, एक बात बताओ यार, तुम ये बताओ कि तुम कितने साल दिल्ली में रहे? अरे हम भी 10 साल रहे। 10 साल रहे दिल्ली में, और मैं पूछ रहा हूं 10 साल में तुम ये बताओ कितनी सरकारी नौकरी तुमने दी? देखिए, दिल्ली में सरकारी नौकरियां, आपको मालूम है हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, सारा तो केंद्र सरकार लेके बैठी है, हमको तो काम है। अच्छा चलो छोड़ो, कितने तुमने स्टार्टअप तैयार किए ये बताओ? सर, सब कुछ दिल्ली में तो आधी अधूरी। सब कुछ तो दिल्ली में है ही नहीं, हम तो सिर्फ मलाई चाटने के लिए हैं। तुमको नहीं दोगे, यही देंगे। आधी अधूरी सरकार दोगे, पूरी सरकार दो। पंजाब में आपने दिया है, पंजाब में हम काम करके दिखा रहे हैं, हमने वहां नशा मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दिल्ली में हमने फ्री दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या दिया? आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा पाए। नोटबंदी करके जो हमारी महिलाओं ने अपना थोड़ा बहुत छुपा के धन अपने पति से, अपने परिवार से रखा था कि मुसीबत में काम आएगा, वो भी निकलवा लिया मोदी जी। जी मैं आ गया। हाँ जी, कहाँ से आए? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। ये क्या हुआ? हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी बोलिए। ये बोलते हैं क्या नहीं किया बीजेपी ने, पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है साहब, क्या नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी की वजह से आज हम बोलते हैं कि मेट्रो पूरे विश्व में, देखो आप, जैसे नाम कभी अमेरिका का चलता था, आज हमारे भारत का। नितिन गडकरी जी ने जिस दिन पहली बार शपथ ली थी, कहा था कि यहाँ के रोड ऐसे बना दूंगा जैसे अमेरिका के नहीं होंगे, और आज उस पथ पर हम चल रहे हैं। आप क्या क्या बात करेंगे? एजुकेशन की बात करते हैं आप, डॉक्टर के लिए इतने सारे जो एमबीबीएस कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो किसने बनाए? वो हमारे मोदी जी की सरकार ने, जो कभी
70 साल में नहीं बने थे वो, अब ये 11 साल जो चल रहे थे हमारे बीच में उसमें हुआ है। आप कहां तक आकलन करेंगे? इस एजुकेशन के बाद आप महिला के लिए बोले, किसी ने कभी कभी सोचा था जीवन में कि शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसको कभी घर में व्यवस्था की जाए? ये एक सोच थी तो केवल मोदी जी की सोच। ठीक है भाई, जनता उधर रुके रहो, मैं आया। कौन रह गया? हाँ तुम रह गए बस। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। आम आदमी पार्टी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने मोदी जी की बात की, इनके नेता आए थे लाल की वहां रामलीला मैदान से। भाइयों और बहनों, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बच्चे की कसम खाता हूं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। और एक बार सुनो, मैंने उनको जब टोका कि किस पे बात कर रहे थे भोपाल से, कौन सा? प्रज्ञा पे। जब मैंने कहा कि प्रज्ञा पे हम बात नहीं करेंगे तो तुम बार बार पर्सनल वाले मोदी जी की बात तो करेंगे तो मैं केजरीवाल की बात नहीं करूंगा। कमाल की बात है, वो मोदी जी को सीधा सीधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो अभी जो उन्होंने बोला मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है, काम करके दिखाया है। 11 साल में दुनिया और देश बदला है। ये इस देश को अगर आज ये देश 21वीं सदी में अगर मजबूत हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। पहले आतंकवादी यहाँ बम फोड़ते थे, आज उनके यहाँ बम फुट रहा है। ये बदलाव आया है भारत में। और मैं केजरीवाल जी से कहना, समाजवादी नहीं मान रहे तुम्हारी बात। समाजवादी इसलिए नहीं मानेंगे कि अतीक अहमद के यहाँ से बन गया। मैं आ रहा हूँ फैज साहब, मैं आ रहा हूँ, पैनल खत्म हो जाए मैं आता हूँ। फैज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, अरे रुको, खड़ा रहो चुपचाप। समझ में नहीं आ रही तुम्हारे बात। अरे रुको, आ रहा हूँ। फैज रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एस जयशंकर जी ने कहा है कोई कहीं भी रहे उसको घुस के मारेंगे, और प्रतीक भैया के मुंह से निकला जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद ने भी यही कहा है जो एस जयशंकर जी ने कहा। तो मैं यही कहूंगा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुभाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, रुको नहीं, झुको नहीं। कोई आतंकवादी होगा तो उसके घर में घुसकर मारेंगे, ये जयशंकर, एस जयशंकर जी ने कहा है। अब इन लोगों को तकलीफ क्या हो रही है मैं आप लोगों को बताऊं। प्रतीक भैया ध्यान से सुनिएगा, जनधन खाता खुला है, डिजिटलाइजेशन भी हो गया है, कोई भी योजना का लाभ डिजिटल माध्यम से सीधा जनधन खाते में जाएगा। ये कैश और सूटकेस वाली इनकी राजनीति खत्म हो गई। ये तकलीफ है इनको। तकलीफ ये है कि 10 करोड़ शौचालय बन गए हैं, अब माताएं बहनें सड़कों पर नहीं जाएंगी। तो जो खबर छपती थी कि सुबह किसी युवती के साथ ऐसा हो गया, बच्चों से गलती हो गई वाला काम नहीं कर सकते। तकलीफ ये इस बात की है इन लोगों को, तकलीफ इस बात की है इन लोगों को कि इस देश में आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिल गया है। तो जिसके पास घर नहीं होगा, जो बीमार होगा, वही बंधुआ मजदूर बनकर इनको वोट देगा। ये बंधुआ मजदूरी मोदी जी ने खत्म कर दी, सबको घर भी दे दिया और सबको इलाज भी दे दिया है, इसलिए इनकी ये तकलीफ। खान साहब, आप पता नहीं कौन से जुमलों की बातों में कर रहे हो, जुमलों की बात करते हो। अरे आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आवाज दिए, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है लगातार झुग्गियां तोड़ने का काम हो रहा है। जहां झुग्गी वहां मकान। चुप रहिए आप, अरे छोड़िए आप, जहां झुग्गी जहां मकान की बात होती थी और लगातार। एक बार बताओ, नाले पे क्या घर बनाना चाहिए? नहीं, मैं बात पूरी करूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। आज 70 साल से वो लोग वहां पे रह रहे थे, लोगों के पास जमीन के कागज है, तो तुमने रिश्ते कैसे करे? तो मैं ये कह रहा था तुमने बनने क्यों दिया? ना, आज की डेट में लोगों के गरीबों के मकान तोड़े, वो कहां है प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा। ये बात करते हैं शौचालयों की। आज लगातार भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे बलात्कार नहीं होते। उसके लिए कोई हुआ
और आप बात करते हो कि सरकार की विफलता है। मैं विफलता है गिनवाता हूं सरकार की। आत्मनिर्भर भारत की बात होती थी और चाइना से 130 करोड़ बिलियन का आज लगातार व्यापार बढ़ा है। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर के नाम पे चाइना से व्यापार बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पे ये कहा गया था जगह जगह प्रोडक्शन हाउस खोले जाएंगे, कहां खुले? नमामि गंगे कहते थे कि साफ करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। अरे कावड़ के टाइम में सीवर का पानी गंगा में छोड़ा जाता है। क्या ये है हिंदू तत्व? ये लोगों को भ्रमित करते हैं, सिर्फ सच्चाई लोगों के तक पहुंचती नहीं है। और ये बात कर रहे हैं नोटबंदी की, इन्होंने बात करी। नोटबंदी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। आज अमीर आदमी ने तो बैंकों ने सेटिंग कर करके अपने नोट बदलवा लिए, कोई अमीर आदमी नहीं गया। गरीब आदमी खड़ा था वहां 4-4 हजार रुपए बदलवाने के लिए। नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी, हर एक विफलता सरकार की। आर्थिक असमानता, मुट्ठी भर लोग, सिर्फ मुट्ठी भर लोग अमीर बने हैं और बाकी गरीब लोगों के साथ तो वो दुर्गति हुई है कि आज वो दिन दूर नहीं है कि खून की बोतल हाथ में लेके लोग अस्पताल के बाहर बैठे होंगे, बच्चों के लिए दूध खरीदना। भाई साहब कोई खून खरीद लो, ये देश की स्थिति है। केजरीवाल जी वैगन से एमजी हेक्टर में आ गए थे, सही कह रहे हैं ये बात। केजरीवाल जी को एक बंदे ने वैगन आर गिफ्ट करी थी, वो 2 दिन बाद 2 महीने बाद एमजी हेक्टर में घूम रहे थे काफिला लेकर के। किसकी अमीरी की बात कर रहे हो? उसके बाद कह रहे नाले खरीद लिए, रजिस्ट्री हुई है। बताओ हमें केजरीवाल से मतलब नहीं, हमें देश से मतलब है। ये देश हमारा है। मोदी जैसे कई प्रधानमंत्री आएंगे, कई जाएंगे और ये देश खत्म नहीं होगा। देखो एक बात बताएं तुमसे, कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं बोलूंगा, पूछूंगा। एक आदमी को लेके चले, बोले कि इनसे पूछो तो कितना बड़ा नेता है वो। नहीं पूछूंगा बाजी, आज आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा मैं। पूछे क्यों? आज आप मेरे यहां पहली बार आए हैं। और एक बात और है पाजी, नोट कर लेना ये बात, इस शहर में अगर पानी भरे तो नालों को दोष मत देना। 12 पुला पे घर बनाएंगे और फिर शिकायत करेंगे कि दिल्ली में पानी भरता है। रजिस्ट्री करा दी इन्होंने तो। पाजी ये, अरे आम आदमी तो बात ही ना करे, आम आदमी तो बात ही ना करो। हाँ जी, नालों की कह रहे भाई साहब रजिस्ट्री हो रखी थी, ये तो पहली बार इनके मुख से सुन रहे कि नालों की रजिस्ट्री हो रही है और झुग्गी बस रही है। रेलवे की पटरियों पे बस रहे हैं, कोई बच्चा हादसे का शिकार हो जाएगा, आप लोग इस्तीफा मांगने आओगे, आप इस सरकार पे सवाल उठाओगे। और ये कोर्ट के ऑर्डर पे झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। नरेला में भाई साहब घर दिया, 3-4 शख्स ऐसे निकल गए जो वो घर किराए पे देकर के दोबारा झुग्गी में पहुंच गए। 4-5 के ऐसे बयान आए जिन्होंने वहां पे मकान ले लिया और अपने रिश्तेदार को वो झुग्गी दे दी कि भैया 4 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, मोदी जी जहां झुग्गी वहां मकान का आह्वान करेंगे और तुम्हारे को मकान मिल जाएगा। ये भाई साहब ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा जुमलों की सरकार, जुमलों की सरकार। भाई साहब हमने 11 सालों में जो देख ली ना, हम कहते हैं जुमलों की आपको लगेगी, क्योंकि अच्छी सड़कें मिल गई, गांव-गांव तक नल से जल पहुंच गया, शौचालय मूल चीज जो होती है, शौचालय शर्मिंदगी होती होगी महिलाओं को, वो घर घर तक दे दिया। आप जाकर के देखिए, है वो जाकर के देखिए, कश्मीर को जाकर के देखिए, कर्फ्यू मुक्त कर दिया, कर्फ्यू मुक्त कर दिया। आज 4थे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई, जर्मनी को जापान को पछाड़ के, जर्मनी को पछाड़ के 30वें नंबर पे आने वाली है। आज देश के अंदर हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी विदेशों में कि फ्रांस हमें हथियार देगा, अमेरिका हमें फ्रांस देगा, रशिया में हथियार देगा। हमारा देश आज बनाने वाला बना, ब्रह्मोस बना रहा है, आईएनए विक्रांत बना रहा है, तेजस बना रहा है। ये उपलब्धियां, इसे स्वीकार करो। वेल एजुकेटेड, राइट। आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं जी। अगर झुग्गियां नाले पे ही बसी थी और इतनी बुरी थी तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाके रात बिताते थे और कहते थे यहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। क्यों कहा था? अगर इतनी प्रॉब्लम थी झुग्गियों से, आप कह रहे रेलवे लाइन पे बिछी है, आप कालका जी में आज झुग्गियां बताओ। गई हैं। सुनो मेरी बात सुनो। अब हो गया, डिबेट हो गई, सुनो मेरी डिबेट हो गई। यहां रखो हाथ और कहो कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। तुम बोलो कि बसी थी नाले के ऊपर कि नहीं बसी थी, बताओ। देखिए मैं कह रहा हूं आज कालका जी में झुग्गियां टूटी हैं, वो कौन? अरे यही दिक्कत है। हाँ, ये सेंटेंस जरूर था पाजी, ये सेंटेंस आपका सही था कि जहां पे झुग्गी वहीं पर मकान। लेकिन अरे रुको यार, मोदी जी ने तो कहा था, मुझे मालूम है, ये बात सेंटेंस आपका ठीक है, लेकिन ये भी सवाल था कि जहां पे नरेला में मकान बनाए गए वहां जाने को तैयार नहीं, तो फिर आखिर क्यों? ये सवाल भी है जी। प्रतीक जी, अगर मान लीजिए किसी योजना को लेके कोई जो है प्रतीकात्मक बात की जाती है तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इस तरह से कल को मान लो झुग्गी जो है आपके यहाँ पे जो बना दी जाए, यहाँ पे जहाँ आप शो करते हैं ना,
और फिर ये उसी बात को पकड़ लें, बोला यार झुग्गी है क्या ना, मकान क्यों नहीं दे रहे हो, अरे प्रत्येक जगह का नाम ये तो ऐसे इसी में तैयार हो जाएंगे जो भाई ये पहले तय कर ले कानून को मानते हैं नहीं मानते। और हमारे समाजवादी मित्र बड़ा उछल उछल के कह रहे थे कि भाई साहब रुकिए ना, आप ईमानदार लोग हैं ना भाई साहब, अरे ईमानदार लोग हैं भाई, ईमानदार नहीं कट्टर ईमानदार। अब देखिए जो कट्टर शब्द है ना, यहाँ तमाम लोग जो है साहित्य के जानकार होंगे, साहित्य में जो है कट्टर शब्द जो है कोई इस्तेमाल नहीं होता, जो है कट्टर शब्द जो है किसी भी साहित्यिक तौर पे अलंकृत शब्द है ही नहीं, अब वो स्वयं घोषित है, वो अलग बात है। हाँ, अब ये जो कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इसी थर्सडे को स्टेटमेंट दिया है कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर इज द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब ये कहां से डाटा लाते हैं भाई, हमें पता नहीं। समाजवादी देखिए, मकानों की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हापुड़ में 50 दलितों के मकान बना गए जिनको स्थापित किया गया था, विस्थापित किया गया था, और उनको नोटिस दिया गया है कि आप मकान खाली कर दीजिए, इन पे बुलडोजर चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता हुआ मकान कैसे अतिक्रमण के दायरे में आता है, उस दलित बस्ती को उजाड़ने का खबर पड़ी थी, यकीनन मैंने खबर पड़ी थी, वो बाद में कोर्ट में और तमाम साले गए। दूसरी बात, ये तो वो सरकार है, पहले आपसे कहेगी सब्सिडी छोड़ दो, गैस पे सब्सिडी छुड़वा ली, और अब मुझे कोई एक बात भी बता दे जिसको गैस पे सब्सिडी मिलती हो, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के छीन ली गई कि नहीं छीन ली गई। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा दी जाती थी ताकि उनकी वरिष्ठता पे वो काम हो सके, वो वरिष्ठता पे आर्थिक तरीके से जहां भी मदद मिलती थी वो सब छीन ली गई कि नहीं छीन ली गई, चाहे वो रेलवे में यात्रा करने को लेकर के हो या जहां भी सुविधा मिलती हो, वो सारी आर्थिक मददें छीन ली गई। एक बात बताओ यार, आरक्षण मिलता है ना, वो आरक्षण का सुनिए मेरी, ओबीसी में क्रीमी लेयर तो होती है, तो क्यों ले लिया गया क्रीमी लेयर से, कहा गया कि क्रीमी लेयर वाले बाहर होंगे। तो फिर ये तो भाई जिसके पास जो समाज में नीचे हाशिए पे है उसको ऊपर ले आए। अब तो मुझे लगता है कि मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो मैंने छोड़ दी। मुझे ये बताइए, वरिष्ठता के आधार पे क्या आप ये तय करेंगे कौन क्या है? वरिष्ठता तो वरिष्ठता है ना, उम्र का अगर 60 साल का व्यक्ति हो गया है, वरिष्ठ है तो वो वरिष्ठ है ना, घर का मजबूत है तो मजबूत है, और उसको हम हर जगह ले जाना चाहते हैं। जो आर्थिक रूप में संपन्न नहीं है, अगर उस पर कहीं कटौती करने बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा दिक्कत देगा। जो पहले से सुविधा मिलती आ रही थी उस पर कटौती की। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम जो 70 साल से ऊपर हैं उनको स्वास्थ्य देंगे, 10 लाख का स्वास्थ्य देंगे, तो इन्होंने दिया स्वास्थ्य। तो मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आऊंगा, आपकी बात पे कहूंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ भाई बोलो। ये लड़के को बोलना था पहले। भारती जी बोल रहे थे ना कि जो सब्सिडी गैस मिलती है, मेरे यहाँ सबको सब्सिडी मिलती है गैस पे। मैं एमपी से आता हूँ, हर व्यक्ति को, सबको, मेरे यहाँ सबको। मैं एमपी में कहाँ से आते हो? मुरैना से आता हूँ। मुरैना से? जी। नहीं, वो कैसे मिलती है? नहीं, वो मिलती है, इनको मिलती है, मैं मान लिया। मुझे टाइम नहीं हमारे पास। मुझे मिलती मेरे गाँव। क्या नाम है तुम्हारा? नाम वीर तोमर। है? वीर तोमर। वीर तोमर कौन सा गाँव है तुम्हारा? मेरा गाँव है अंबा के पास में। खंबा के पास? अंबा के पास में। जी जरूर पूछो। ये जो लाल टोपी वाले कथित समाजवादी हैं, कथित ना भैया, गलत है, ये गलत है। दिस इज वेरी बैड। नो आई वोंट टेक इट। ये समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपको ये मानना पड़ेगा। कहने से मान ले। मेरे कहने से नहीं, गलत बात है बिल्कुल। कहो ना समाजवादी पार्टी, माननीय अरे समाजवादी, आप अगर विपक्ष की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे शो में न बताइए, आप बोलिए। हम बिल्कुल इज्जत कर रहे हैं। देखिए मेरा एक सवाल है, सोफिया कुरैशी को लेके जो भी गलत बयानबाजी हुई उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन व्योमिका सिंह जो दलित बेटी है, क्या दलित बेटी सेना में नहीं जा सकती है? उस पर समाजवादियों ने इस तरीके का वक्तव्य का इस्तेमाल किया है, आप उनसे जवाब मांगिए। और एक बात ये बोल रहे थे भाई साहब कि भारत का लगातार व्यापार चाइना के साथ बढ़ रहा है, और ये तो अच्छी बात है। अगर भारत में उस तरीके का माहौल है जिस तरीके से बाहर के कंपनियों को हम सुविधा दे सकते हैं, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें भारत में, भारत के लोगों को नौकरी मिले, तभी तो हम लोग आज फोर्थ इकोनॉमी है। तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें तो इनके बात में ही विरोधाभास है। कभी कहेंगे कि कंपनी भाग रही है, फिर कभी कहेंगे कंपनी आ रही है, तो ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। जी देखिए, ना तो ये पहले वाले का जवाब देंगे, नहीं वो पूछ क्या लेंगे, जवाब देंगे क्या आप? जवाब देंगे? हाँ, इनके पास सारा जवाब है, जवाब सारा है। 11 साल के यात्रा पर जो बीजेपी की है, सरकार की है, उस पर बातचीत थी और वो वहां से निकल के बात आई ना, मतलब टर्न फॉर द बीजेपी। जी क्विक। देखिए, जब काफ़ी देर के बाद मौका मिलता है तो फ्लो टूट जाता है कि हमें क्या कहना है, लेकिन इतने कुकर्म है विपक्षियों के और ऐसे इनके अपशब्द रहते हैं कि मुझे शब्द नहीं ढूंढना पड़ता, मुझे बोलना क्या है।
देखिए, मैं जिधर उधर की बात नहीं करूं। 11 साल में हुआ क्या और परिवर्तन, जब हमारा देश निराशा और हताशा में था, निगेटिविटी में था, तब हमारे देश के अंदर एक ऐसा मसीहा आता है, भारत के प्रधानमंत्री, चाय वाले गरीब का बेटा आता है, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को यह बताया कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है, जिन्होंने ये बताया पर कैपिटा इनकम कैसे भारत की बढ़ाई जा सकती है। जहां भारत की कब पर कैपिटा इनकम बहुत पीछे हुआ करती, तो वहां भारत की पर कैपिटा इनकम कहां से कहां बढ़ गई। भारत में आज 38 किलोमीटर, आप, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा इधर उधर की बात ही नहीं करना। आप NH-24 देख लीजिए, प्रगति मैदान देख लीजिए, भैरव बाबा का मार्ग देख लीजिए, 2014 के पहले क्या हालत होता था। आप कश्मीर में उठा के देख लिए, वहां की केवल पत्थरबाजी घटना हुआ करती थी, आज वहां देख ले सिंगल पत्थरबाजी घटना नहीं हुई। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, 70 साल के इनके कांग्रेस के पुरखे नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने कर दिया, चुनाव पे ब्रिज बना के।